नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी प्यारी सब्जेक्ट जो है एग्रो 222, बोले तो फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बेटा, ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हार्ड लगती है, पर मैं मानता हूं कि ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। और कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तो फार्मिंग सिस्टम के बारे में, और इसके साथ में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे। दोनों के बारे में ऐसे मान लो कि अपने फील्ड में भी ये कहीं ना कहीं अप्लाई होनी चाहिए, पर अपन अप्लाई नहीं कर पाते। उसके कई सारे रीजन है, तो उन रीजंस को भी अपन बात करेंगे कि क्यों अपन अप्लाई नहीं कर पा रहे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की क्यों जरूरत है। ठीक है, तो इसमें बेटा दो चीजें हैं, ध्यान से समझना कि एक तो फार्मिंग सिस्टम है, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। फार्मिंग सिस्टम तो ये कहता है कि कैसे किसान की इनकम को बढ़ाया जा सकता है, ऐसे फार्मिंग सिस्टम अपना कर। तो पहला क्या बोलेगा कि किसान की जो इनकम है इसको कैसे बढ़ाए, और दूसरा बोलेगा कि भाई साहब इनकम तो बढ़ा देंगे पर कैसे पर्यावरण का ध्यान रखेंगे ताकि लंबे समय तक अपन उत्पादन लेते रहे, अपन भी लेते रहे, अपनी आने वाली पीढ़ियां भी लेते रहे। तो ये कौन बताता है? ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बताती है, फार्मिंग सिस्टम बताता है कि कैसे किसान की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। तो ये अपन इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की कंप्लीट अपन इसमें चर्चा करेंगे, और इसके साथ में ऐसे मान लो कि पूरी सब्जेक्ट भी आपको समझ में आ जाएगी ओल्ड पेपर के माध्यम से। तो बस एक ही काम करना है बेटा। सबसे पहले जैसे कि मैं बात करता हूं, कोई भी भजन गाता है, कोई भी व्यक्ति भजन गाता है, भजन गाते हुए आपने भजन संध्या देखी होगी, उसमें उसको एक चीज चाहिए बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए। उसको एक चीज चाहिए कि सामने वाली जो ऑडियंस है उसका रेस्पॉन्स उसका उसको अच्छा चाहिए। फिर वो और भी जोश और जुनून के साथ में अच्छे से क्या करता है, मेहनत करता है। चाहे उसके गले की कैसी हालत हो, उसकी तबीयत कैसी हो, अगर सामने वाले उसको मोटिवेट लगते हैं, सामने वाले लगते हैं कि वो कुछ ना कुछ मेरे से कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरे से सीख रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा मेहनत करता है और इसके साथ में अच्छे से अच्छा करने की प्रयास करता है। तो ऐसे ही मैं आप सभी से एक फीडबैक लेना चाहूंगा इस वीडियो के शुरू में ही, कमेंट बॉक्स में, कि पहले आपने क्लासेस ले रखी है, कैसा क्या आपका फीडबैक है ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्रति, ये आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। और इसके साथ में ही कमेंट करने में कुछ भी नहीं लग रहा है, 1 मिनट का वक्त लग रहा है, मैं यहाँ पर 2 से ढाई घंटे आपको इस वीडियो के लिए देने वाला हूँ, सारे पेपर समझाने वाला हूँ। ना गले का किसी चीज का ध्यान नहीं है, पर आपको भी थोड़ा सा हक बनता है कि सर हम आपको फीडबैक देकर बताए कि कैसा हमारे को समझ में आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? ये पीडीएफ अपने एप्लीकेशन पर मिलने वाली है, और इसके साथ में एप्लीकेशन की लिंक कहाँ पर मिलेगी? एक मोबाइल नंबर लिखो बेटा, इन पर आपका नाम, कॉलेज का नाम, और इसके साथ में ईयर आप क्या कर दो, मैसेज कर दो, और वहां पर आपको कुछ लिंक्स भेजी जाएगी। उन लिंक्स को आपको ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिंदूर बेच आपको ज्वाइन करना है। जीएसटी मात्र में आपको क्या करवाया जाएगा, कहीं ना कहीं लॉग इन करवाया जाएगा। ठीक है, और ज्वाइन करवाया जाएगा, जिसमें ओनली ओल्ड पेपर्स की नहीं बेटा, सारी सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर है, सारी सब्जेक्ट के गेस पेपर है, और इसके साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल भी वहां पर दिया जाएगा, आपको पूरा समझाया जाएगा। और इसके साथ में ही बेटा अपने जो सेकंड सेमेस्टर के बैच है, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर के, जैसे अभी और सेमेस्टर चल रहे हैं, फिर इवन सेमेस्टर के जो बैच है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, और इसके साथ में ही फिफ्थ सेमेस्टर के भी बैच जल्द आपके लिए स्टार्ट होने वाले हैं। तो सभी को क्या करना है, पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ताकि जब भी बैच स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना नोटिफिकेशन पाने के लिए। दो वर्ड है, दोनों वर्डों को समझते हैं। सबसे पहले फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम, और दूसरा वर्ड आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बात करते हैं सबसे पहले फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं बेटा। फार्मिंग सिस्टम ये कहता है कि कैसे किसान की आय बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि अपन बात करते हैं फसल के साथ साथ में अपन क्या करें, पशुपालन करें, उसके साथ में अपन वृक्ष वगैरह लगाए, उसके साथ में मछली पालन वगैरह करें। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वगैरह होते हैं। तो ये क्या होता है, टफ फार्मिंग सिस्टम होता है। इसके साथ में होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको बोलते हैं टिकाऊ खेती। क्या कहते हैं बेटा, इसको टिकाऊ खेती कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, इसको टिकाऊ खेती कहते हैं। ये कहीं ना कहीं क्या करती है, ये टिकाऊ प्रोडक्शन, मतलब सतत उत्पादन होता रहे,
सतत उत्पादन होता रहे, इस पर क्या दिया जाता है, इसकी क्या देती है, इस पर कहीं ना कहीं ये क्या देती है बेटा, जोर देती है। इसके साथ में ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब अपन बात करते हैं तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या करती है, कहीं ना कहीं अपन भी खेती करें, अपन भी खेती करें और इसके साथ में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आगामी जो पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियां क्या कर सके, वो पीढ़ियां भी खेती कर सके। तो बेटा ये अपने क्या है, ये अपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। क्या है ये, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये टिकाऊ खेती है कि अपन भी खेती करें और आने वाली पीढ़ियां भी करें। और कब कर पाएगी, जब अपन कहीं ना कहीं पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, इसके साथ में मृदा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और इसके साथ में केमिकल का, रसायनों का प्रयोग कम से कम करेंगे, रसायन का प्रयोग कम से कम करेंगे। तो बेटा इसलिए ही अपन क्या कर पाएंगे, इसकी वजह से ही सतत प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसके बारे में कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपना पहला पेपर आता है और इसमें डेफिनेशन है। डेफिनेशन में सबसे है पहले डेफिनेशन है सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स। क्या आ जाएगी बेटा, सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स आ जाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं अपने को बताता है सस्टेनेबल के बारे में कि टिकाऊपन है कि नहीं है, टिकाऊपन है या नहीं है, इसको मेजर करने के लिए सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है कि टिकाऊपन है या नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, इसके लिए कहीं ना कहीं सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखो धारणीय उपज सूचकांक बोले तो SYI किसी फसल की उत्पादकता की समय के साथ में टिकाऊपन को मापने का क्या है, एक उपाय है। मतलब बात करते हैं सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स क्या है, कोई भी अपनी फसल है उसकी उत्पादकता समय के साथ में टिकाऊपन, समय के साथ में क्या रहे, टिकाऊ रहे, मतलब वो लगातार प्रोडक्शन हो रहे। सस्टेन का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूअस उसका क्या होता रहे, प्रोडक्शन होता रहे। तो इसको मापने के लिए अपन यूज करते हैं सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इसका सूत्र भी है कि सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स का औसत बीज उपज में से मानक विचलन आपको घटाना है, अधिकतम उपज का भाग देना है। इससे अपने को SYI निकल कर आ जाएगा। सीधा सा है, टिकाऊपन को मापता है कि लगातार टिकाऊपन के साथ में ये क्या उपज दे रही है, क्या ये प्रोडक्शन दे रही है, दैट इज सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, अधिक SYI का मतलब है, मतलब इसमें बात करते हैं जो सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स का मतलब है कि वर्षों तक उपज अधिक स्थिर और टिकाऊ रही है। मतलब लगातार ये पिछले वर्षों से क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं उपज अधिक रही है और इसके साथ में टिकाऊ रही है। इसका क्या है बेटा, मीजर है। इसका क्या है, मीजर है। इसका क्या है बेटा, कहीं ना कहीं माप है। इसका क्या है, माप है। इसके बाद में बात करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। बेटा फार्मिंग सिस्टम की मैं बात करता हूँ, कंपोनेंट की बात करता हूँ। बेटा इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, समन्वित, मतलब एक साथ में करना। तो अपन पशुपालन भी साथ में करें, वृक्षारोपण करें, फसल उत्पादन करें, इसके साथ में मछली पालन करें, और सारे उद्यम आप एक साथ अप्लाई करो। मतलब एक ही नहीं कि फसल उत्पादन कर रहे हो, ऐसा नहीं बेटा, आप 3 से 4 उद्यम साथ में मिलाकर इस प्रकार से अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी योजना तैयार करो जिसमें 3 से 4 उद्यम साथ में हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। तो उस प्रकार को अपन क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। एकीकृत खेती प्रणाली कृषि की एक समग्र पद्धति है जिसमें क्या होता है, उत्पादन, फसल का उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि को एक साथ जोड़ा जाता है। एक साथ जोड़ने का मतलब है रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है और प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं अत्यधिक अपने को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में आता था, इसका जो उद्देश्य होता है, मैंने कहा कि संसाधनों की दक्षता, आय बढ़ती है, अपशिष्ट कम होता है। फसलों का अपशिष्ट पशुओं के काम में आ जाएगा, पशुओं का अपशिष्ट फसलों के काम में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनका अपशिष्ट का भी मैनेजमेंट हो जाता है। फिर आता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। क्या आती है बेटा, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग आती है। मतलब इसमें क्या करते हैं, एक ही खेत में एक वर्ष के भीतर 2 या 2 से अधिक फसलें जब क्रमबद्ध उगाई जाती है, दूसरी फसल की कटाई से पहले कोई फसल बो दी जाती है, जैसे धान के बाद में गेहूं, दूसरी फसल पहली फसल की कटाई के बाद बोई जाती है। मतलब बाद, तुरंत नहीं, पहले नहीं, कटाई के पहले भी बो देते हैं पर आपको कटाई के पहले नहीं, आपको कटाई के बाद में बोई जाती है। उन फसलों को क्या कहा जाता है, मतलब 2 या 2 से अधिक अपन बोते हैं, उनको सिक्वेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिक्वेंशियल बोलते हैं। अब आती है रेटून क्रॉप।
कौन सी आती है बेटा, रेटून क्रॉप। सपोज ये गन्ने की फसल है, मैंने यहां से कट कर लिया, अब इसका डंठल बचा, इस डंठल से दोबारा से फसल लेना, इस डंठल से दोबारा फसल लेना, इस डंठल से दोबारा फसल लेना क्या कहलाता है बेटा, इसको कहते हैं रेटून क्रॉप। क्या बोलते हैं, रेटून क्रॉप। रेटून यहां पर लिख लेना बेटा, रेटून। रेटून फसल उस नई फसल को कहते हैं, किसको, नई फसल को कहते हैं जो कटाई के बाद में पिछली फसल के ठूंठ या जड़ों से उगती है, ठूंठ या जड़ों से उगती है। पहले कोई फसल थी, उसके ठूंठ या जड़ बची, उससे दूसरी फसल अपने घरों हो गई, दैट इज वो रेटून फसल है। इसके बाद में देखिएगा, समय, लागत और श्रम की बचत करता है। ये क्या करता है, समय, लागत और श्रम की बचत करता है, क्योंकि इसमें दोबारा बुआई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अपने पास में ठूंठ है, उन ठूंठ से ही दूसरी फसल हो जाएगी, दोबारा से बुआई भी नहीं करनी पड़ रही, ना श्रमिकों की किसी की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इससे क्या होती है, कहीं ना कहीं श्रमिकों की क्या हो जाती है, बचत तो हो जाती है, जैसे कि शुगर केन में होता है मेनली। इसके बाद में आता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। क्या आता है बेटा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो आता है। इसमें देखिएगा LER वह अनुपात है जो कि एक फसल में जितनी भूमि की आवश्यकता होती है उसकी तुलना में अंतर्वर्तीय फसल में उतनी उपज के लिए प्रयोग में ली गई भूमि को क्या करता है, दर्शाता है। मतलब अपन बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझना, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो मतलब एकल फसल में जितनी भूमि अपने को आवश्यकता होती है, एकल भूमि में जैसे कि अपने क्या होती है, इतनी भूमि की आवश्यकता होती है, उसकी तुलना में अंतर्वर्तीय फसलों में भी उतनी ही उपज के लिए प्रयोग में ली गई भूमि को क्या करता है, दर्शाता है। इंटरक्रॉपिंग में भी इसी भूमि को अपन उपयोग में लेते हैं। तो इसका जो अनुपात होता है, इस अनुपात को किस नाम से जानते हैं बेटा, इस अनुपात को लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ में ही इससे उत्पादक है, मतलब एक तो क्या है बेटा, एकल फसल है, और एक क्या है अपने, वही क्या है, इंटरक्रॉपिंग है, मतलब दोनों का अपन ने लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकाला, और इसके बाद में उत्पादकता अपने को कहां से किससे अधिक मिली, उत्पादकता अपने को मिली कहीं ना कहीं जो अपने इंटरक्रॉपिंग वाला है उसकी उत्पादकता अधिक है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बेटा अंतर। अंतर की बात करते हैं तो एक अपने क्या आता है, एक अपने पास में आता है बेटा, सबसे पहले क्या, कन्वेंशियल एग्रीकल्चर, मतलब बात करते हैं पारंपरिक कृषि। पारंपरिक कृषि बेटा दिख तो रहा है ना, एक बार मेरे को ये बता देना, आप कमेंट करेंगे, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा या मैं लिखवा रहा हूँ, उसके हिसाब से देख लेना। एक आती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बेटा सबसे पहली चीज जो आती है अपने पास में क्या, जिसकी बात करते हैं पारंपरिक। पारंपरिक क्या होता है, यह दीर्घकालिक उत्पादकता पर, बेटा ये वाली डेफिनेशन तो यहाँ पर आएगी, ठीक है, इसको आप कर लेना सही। और ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये कहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर आएगी। तो कन्वेंशनल की कौन सी है, मतलब पारंपरिक की ये है। यह पारंपरिक है जिसमें रासायनिक इनपुट अपन यूज में लेते हैं और अल्पकालिक उपज को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अधिकतम केंद्रित करते हैं। बेटा अपन पारंपरिक जो ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहे हैं ना, उसमें कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि पर्यावरण ठीक रहे, आगे भी अपने को खेती करनी है, नहीं, उसमें सोचते हैं कि मेरे को कम समय में बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए, चाहे मेरे को केमिकल प्रयोग करना पड़े, कुछ भी प्रयोग करना पड़े, दैट इज पारंपरिक कृषि होती है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल। बेटा सस्टेनेबल जस्ट अपोजिट है, ये पहली चीज तो केमिकलों को दूर करती है, अवॉइड करती है, और प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करती है, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करेगी, और इसके साथ में ही ये दीर्घकालिकता पर ध्यान देती है। ये अभी अभी उत्पादन, जैसे कि मैं न्यूनतम समय में ज्यादा ले लूं, नहीं, ये दीर्घकालिक समय तक क्या करती है, कहीं ना कहीं उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। इनपुट के प्रयोग की बात करते हैं तो वो आ जाएगा, सबसे पहले कन्वेंशनल में यहाँ पर आ जाएगा कि इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई का भारी प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, बाद में पीडीएफ पढ़ो तो इसके अनुसार ही पढ़ना कि इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और इसके साथ में सिंचाई का भारी उपयोग होता है, और ये किसका आ जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का आ जाएगा। इसमें जैविक खाद, जैविक उर्वरक और इसके साथ में जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद में आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में देखो सबसे पहले
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। पर्यावरण का प्रदूषण, मृदा का प्रदूषण क्या होगा, अत्यधिक होगा। इसके साथ में इसमें बात करते हैं, ये पर्यावरण की रक्षा पर ध्यान देता है, मृदा स्वास्थ्य को सुधारता है, तो ये क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके साथ में ही स्थिरता की बात करें तो संसाधनों की कमी के कारण दीर्घकाल टिकाऊ नहीं है, मतलब लगातार ये खेती नहीं कर सकते, अपने आने वाली पीढ़ियां खेती नहीं कर पाएगी। इसमें क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं पारिस्थितिक संतुलन के अकॉर्डिंग होती है, मतलब इसमें इसके पास में क्या है, अच्छे से रिसोर्सेस है और अच्छे से अपन क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। इसके बाद में आता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, मतलब बात करते हैं अल्पकालिक लाभ पर क्या होती है, केंद्रित होती है। कौन सी, ये जो पारंपरिक होती है कि मेरे को तो थोड़े टाइम के लिए, मेरे को तो अभी अत्यधिक उपज चाहिए। इसके साथ में ये दीर्घकालिक आर्थिक लाभ को क्या करता है, ध्यान में रखता है, तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है। इनका मेन टारगेट यही है बेटा, अगर अपन इसी प्रकार से खेती करते जाएंगे, पारंपरिक करते जाएंगे, तो केमिकल के प्रयोग से अपनी मृदा तो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। मृदा को बंजर ही तो नहीं करना है अपने को, मृदा को तो उपजाऊ बनाकर रखना है। तो ये पहला अंतर कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है बेटा अपने नेक्स्ट अंतर, और वो अंतर है मेनली किसके बीच में, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग की बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड ये है और इसके साथ में ये वाला ही है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें दे रखा है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड का मतलब है बेटा, ये मेरे पास में खेत है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कोई फसल कर रहा हूँ, गेहूं की फसल लगा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। एक मेरा ये खेत है, इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पशुपालन करता हूँ, यहाँ पर फसल लगाता हूँ, यहाँ पर मछली पालन करता हूँ, यहाँ पर पशुपालन करता हूँ, ठीक है। ये अपने क्या हो जाएगा, पूरे अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसको डाइवर्सिफाइड, मतलब अलग अलग प्रकार के उद्यम आप साथ में कर रहे हो, तो डाइवर्सिफाइड। और अगर आप एक ही फसल उगा रहे हो, तो दैट इज वो अपने क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज, या तो पशुपालन कर लो या फिर फसल उत्पादन कर लो, एक ही कर रहे हो, दैट इज स्पेशलाइज। देखो इसमें बात करते हैं ऐसी खेती जिसमें कुल आय का 50% से अधिक भाग एक ही उद्यम से आता है। 50% से ज्यादा आय अपने को, जैसे कि फसल उत्पादन से आ रही है या पशुपालन से आ रही है, एक से ही आ रही है, मतलब वो क्या है, वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड है। और इसमें क्या होती है, यह खेती ऐसी होती है जिसमें आय के कई उद्यम होते हैं, पशुपालन से भी आएगी, वृक्षारोपण से भी आएगी, मछली पालन से, पोल्ट्री से, जो भी अपनी यूज बनेंगे उससे आएगी, ठीक है। इसके बाद में आता है नेचर ऑफ फार्मिंग, मतलब एकल उद्यम आधारित होता है, केवल डेयरी या केवल फसल पर क्या होता है, आधारित होता है। मतलब इसमें एकल, एक ही अपन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये क्या होता है, बहु उद्यम, मतलब इसके क्या होते हैं, अलग अलग उद्यम होते हैं, जैसे कि फसलें हो गई, पशुपालन हो गया, और इसके साथ में मुर्गी पालन हो गया। इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है बेटा रिस्क फैक्टर, क्या आता है, रिस्क फैक्टर आता है, मतलब इसमें बात करते हैं तो इसमें रिस्क क्या रहती है बेटा, कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। एक फसल अपन ने बोई, एक फसल से जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो रिस्क ही होगी। इसके साथ में बात करते हैं, इसमें क्या रहता है बेटा, इसमें कहीं ना कहीं रिस्क क्या रहता है, कम रहता है। एक से प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, से मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा, तीसरे से मिलेगा। इसके बाद में आता है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं संसाधनों का सीमित उपयोग होता है कम दक्षता के कारण। इसमें संसाधनों का अच्छे से प्रयोग हो जाता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एक की पशुओं की गोबर की खाद को मृदा में डाल देंगे, जो फसलों का जो अवशेष होगा वो कहीं ना कहीं पशुओं को खिला देंगे, तो अच्छे से इनका क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं बेटा, एग्जाम्पल की बात करते हैं, केवल गन्ने की खेती कर रहे हो या केवल मुर्गी पालन कर रहे हो, तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगी। और इसके साथ में गेहूं, डेयरी और मुर्गी पालन का संयोजन आप अपना रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित खेती की, मिश्रित खेती की बतानी है बेटा, किसकी बतानी है, मिश्रित खेती की बतानी है। एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ, क्या आ जाएगा, मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब मिक्स्ड फार्मिंग किसको बोलते हैं, जानते हो क्या बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं पूछ रहा है, ध्यान से समझ लेना, मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में होता है फसल उत्पादन के साथ साथ में पशु उत्पादन करना, और मिश्रित फसल का होता है, मतलब जो अपने क्या होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, ये कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक फसलें अपने एक साथ में ग्रो करते हैं, वो मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिश्रित खेती का मतलब होता है, मतलब मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि आप दो या दो से अधिक उद्यम एक साथ में कर रहे हो, सॉरी फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन भी कर रहे हो, तो मिक्स्ड फार्मिंग होता है।
देखो, एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज में सबसे पहले होता है इनकम डाइवर्सिफिकेशन। मतलब इनकम इनकम का क्या हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे फसल उत्पादन से आएगा तो फसल उत्पादन से ही आएगा, दैट इज वो तो क्या हो जाता है, एक ऑप्शन होता है अपने पास में। एक होता है अपने पास में कि पशुपालन भी कर रहे हैं और फसल उत्पादन भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, क्रॉप से भी आएगा और इसके साथ में लाइव स्टॉक से भी आएगा, तो पहला लाभ हो जाएगा। दूसरा आता है रिस्क रिडक्शन। चलो मान लो क्रॉप प्रोडक्शन दे दी, अच्छी बात है, लाइव स्टॉक नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव स्टॉक दे दिया, ये नहीं दी, कोई बात नहीं है। अब दोनों दे दी तो और भी बढ़िया बात है, मतलब इसमें रिस्क किसी भी तरफ से नहीं है, तो रिस्क रिडक्शन हो जाती है। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फसलों का अवशेष बचा, पशुओं को खिला दिया, फसलों का दाना पशुओं को खिला दिया। अब जो अपने हैं लाइव स्टॉक का जो गोबर वगैरह है वो कहीं ना कहीं मृदा में डाल दिया, उससे फसल को न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। इसके साथ में ही जो पशु है, पशुओं का दूध वगैरह है, वो दूध क्या कर लेंगे बेटा, कौन पी लेगा, वो अपने जो मालिक है वो पी लेगा, किसान पी लेगा। ठीक है, तो बेटर यूज हो जाता है, जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा आगे की ओर, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट है। मतलब इससे क्या होती है, मैंने कहा कि जैसे कि जो गोबर की खाद है वो मृदा में डाल देंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बेटा इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है फार्म पर, और फिर क्या करते हैं, रोजगार के लिए लोगों को क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं डिसएडवांटेज की, बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट थोड़ा क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स होता है। एक तो सीधी सी एक फसल लगा दी और ये क्या करते हो, कहीं ना कहीं पशुपालन भी करते हो और इसके साथ में क्या करते हो, इसके पास में कहीं ना कहीं आप फसल उत्पादन भी करते हो, तो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होता है। हाई इनिशियल कॉस्ट है, अब बेटा पशु वगैरह लाओगे तो उसमें थोड़ा सा शुरू शुरू में तो क्या लगेगा, कॉस्ट वगैरह लगेगी। इसके बाद में डिजीज एंड कॉन्टामिनेशन, मतलब इनमें क्या होती है, यदि समन्वय ठीक नहीं होता है तो संक्रमण की संभावना क्या रहती है, अधिक रहती है। इसके साथ में लेबर की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, ज्यादा रहती है। लेबर की रिक्वायरमेंट इनमें क्या रहती है बेटा, ज्यादा रहती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद में है ड्राई ए डायग्राम, मतलब समन्वित कृषि प्रणाली, आईएफएस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का राजस्थान के लघु कृषक के लिए प्रतिरूप का चित्र वर्णन कीजिए। बेटा ये पूछ रहा है कि राजस्थान का कोई लघु कृषक का कोई छोटा क्या है, छोटा कोई किसान है, उसके लिए आईएफएस का मॉडल बनाइए। तो बेटा मैं आपके लिए बना देता हूँ कि जैसे कि आप लघु किसान हो, आप यहाँ पर तो पशुपालन करो और इसके साथ में यहाँ पर आप रहने का मकान वगैरह जगह वगैरह बना लो। इसके साथ में आप इसमें पूरे में क्या कर दो, इस पूरे में फसल लगा दो और फसल के साथ साथ में वृक्ष लगा दो, फसल के साथ साथ में वृक्ष लगा दो, तो ये प्रारूप बन जाएगा। आईएफएस मैंने बता ही दिया कि एक नहीं करेंगे बेटा, इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, विभिन्न प्रकार के फार्मिंग सिस्टम, पशुपालन है, फसल उत्पादन है, वृक्षारोपण है, उन सारी चीजों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं समन्वित रूप करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो राजस्थान जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो लघु कृषक होते हैं उनके लिए समन्वित कृषि प्रणाली में स्थानीय जो संसाधन है, जलवायु है, उसके अनुसार कम लागत है और आपस में जुड़े हुए क्या होने चाहिए, घटक होने चाहिए। मतलब जो भी अपन कंपोनेंट अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम लागत वाले होने चाहिए और आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे कि बात करते हैं सुटेबल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन कर सकता है। क्रॉप प्रोडक्शन में पर्ल मिलेट आप बना लेना, इसके अनुसार प्रारूप क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि पर्ल मिलेट, मूंग, मोट, व्हीट, मस्टर्ड, ये क्या होते हैं, कम पानी चाहने वाले होते हैं, तो इसलिए ये तो क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। डेयरी यूनिट के लिए एक से दो तो आप इंडिजीनियस काऊ रख सकते हो या बुफेलो रख सकते हो, मिल्क के लिए और गोबर के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हो, आप गोट रियरिंग कर सकते हो, बकरी का पालन कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं बैकयार्ड पोल्ट्री मुर्गी पालन कर सकते हो। इसके साथ में बायोगैस का प्लांट लगा सकते हो। इसके साथ में ही बात करते हैं किचन गार्डन लगा सकते हो, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो बेटा ये सारे क्या होते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं राजस्थान का एक लघु कृषक है ये कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को, डिस्क्राइब द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बेटा इसमें बोल रहा है कि आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है। बेटा सस्टेनेबल में मैंने बताया था
कि आपको खेती इस प्रकार से करनी है कि आप भी करते रहो, आपकी आने वाली पीढ़ी भी कर सके, आप भी करते रहो, आपकी आने वाली पीढ़ी भी कर सके। दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। अब आपको कीटों का क्या करना है? कीटों का मैनेजमेंट करना है। अब कीटों का मैनेजमेंट जब करना है तो बेटा आप सभी को इतना पता होगा कि कीटों का मैनेजमेंट करने के लिए अपन को केमिकल की जरूरत होती है। कि सर केमिकल की होती है क्या? फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल मेथड नहीं है क्या? बिल्कुल है बेटा। अगर वो आपके माइंड में आए हैं तो बहुत सही आए हैं। कहीं ना कहीं वही ये पूछना चाह रहा है कि आप अगर केमिकल को सीधो अपॉर्चुनिटी दोगे, केमिकल का यूज करोगे, तो केमिकल का यूज करोगे तो जो मृदा की उर्वरता है, जो सोइल की जो फर्टिलिटी है, वो सोइल की फर्टिलिटी नहीं बनी रहेगी। वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? वो मृदा बंजर हो जाएगी, और मृदा बंजर हो जाएगी तो वैसा फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे रहेगी? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं रहेगी, वो पारंपरिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पारंपरिक। आईपीएम करना है पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए करना है, मतलब केमिकल्स को बहुत लास्ट में रखना है, अगर ज्यादा ही नीड हो तब रखना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। समन्वित कीट प्रबंधन में बेटा समन्वित जहां पर जुड़ जाए ना, वहां पर कीट प्रबंधन के सारे मेथड लगा दो। समन्वित खरपतवार प्रबंधन सारे मेथड लगा दो। इसके बाद में आता है कि समन्वित कीट प्रबंधन में एक पर्यावरण के अनुकूल पद्धति है जिसमें कीटों की संख्या को आर्थिक स्तर से कम करने के लिए विभिन्न उपायों को क्या किया जाता है? समन्वय किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि रासायनिक कीटनाशकों पर अपनी जो निर्भरता रहती है, उस निर्भरता को घटाकर अपने को कल्चरल, कल्चरल बोले तो सस्ते, जैविक और यांत्रिक और कहीं ना कहीं रासायनिक नियंत्रण पर क्या करना है? कहीं ना कहीं ध्यान देना है। देखो बेटा आगे की ओर अपन चलते हैं। आगे अपने हैं रासायनिक कीटनाशकों पर क्या हो जाएगी? कहीं ना कहीं अपने निर्भरता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अरे बेटा जब अपन कहीं ना कहीं आईपीएम अपनाएंगे, आईपीएन अपनाएंगे तो अपने को सीधी सी पता है कि जैविक विधियां, ये सारी विधियां काम में लेंगे और कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाएगा? इससे कहीं ना कहीं ये जो अपना निर्भरता है किस पर, केमिकल पर जो निर्भरता है, वो निर्भरता कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? निर्भरता कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो देखिएगा इसमें बात करते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता घटाकर अपन क्या करते हैं? जैविक, जैविक इसके साथ में ही जो सस्य विधियां, यांत्रिक विधियां है, रासायनिक है, इनका अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। पर रासायनिकों पर, सीधा रसायनों पर जो प्रयोग करते हैं उनको कहीं ना कहीं क्या किया जाता है? कम किया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। आईपीएम के अलग अलग घटक होते हैं जिसमें आता है कल्चरल। कल्चरल की बात करते हैं तो सस्य संबंधी, बेटा इसमें ज्यादा डीपली नहीं क्यों बताऊंगा क्योंकि इसमें पहले भी मैं बता चुका हूँ, एंटोमोलॉजी में बता चुका हूँ ये वाला टॉपिक। तो देखो समय पर बुआई करना, फसल चक्र अपनाना, मिश्रित फसल प्रणाली लगाना, क्या होता है? कहीं ना कहीं कल्चरल मेथड में आता है कि अपन क्या करते हैं? समय पर बुआई करते हैं तो कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके साथ में फसल चक्र अपन करते हैं, इसके साथ में ही मिश्रित फसल, डीप प्लोविंग, गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं। इसके साथ में ही आता है मैकेनिकल मेथड। क्या आते हैं बेटा? मैकेनिकल मेथड आते हैं जैसे कि हाथों से अपन, हाथों से पकड़कर जो कीट होते हैं, कीटों के जो अंडे होते हैं उनको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। लाइट ट्रैप के माध्यम से, फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से क्या करते हैं? कहीं ना कहीं कीटों का कंट्रोल करते हैं। कीटों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। कीटों का क्या करते हैं बेटा? नियंत्रण करते हैं। इसके बाद में आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या आता है बेटा? बायोलॉजिकल कंट्रोल आता है, मतलब इसको जैविक नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? जैविक नियंत्रण करते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जैविक नियंत्रण कहते हैं। जैविक नियंत्रण में अपन क्या करते हैं? जीवों के द्वारा कीटों का नियंत्रण करते हैं, जैसे कि प्रीडेटर्स हो गए,
पैरासिटोइड्स हो गए और इसके साथ में पैरासाइट्स हो गए, इनके द्वारा अपन क्या करते हैं, कीटों का कंट्रोल करते हैं, दैट इज वो बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद में आता है केमिकल कंट्रोल, मतलब कीट जनसंख्या आर्थिक स्तर पर पार करने पर ही क्या होती है, कहीं ना कहीं ये अपने को रासायनिक, मतलब जब आर्थिक स्तर पूरा ही पार कर जाए, ज्यादा ही नुकसान पहुंचा रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तब अपने को यूज लेना, वरना यूज नहीं लेना है। इसके बाद में आता है रेसिस्टेंट, ये सारे मेथड फेल हो जाए कि अब इनसे नहीं हो रहा है, तब अपन यूज लेते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, हल्की मात्रा में, बहुत रेयर कंडीशन में। इसके बाद में आता है रेसिस्टेंट वेराइटीज, आप मतलब कीटों के प्रति, जैसे कि बीटी कॉटन, जैसे कि बीटी कॉटन, ये रेसिस्टेंस क्रॉप्स या फिर वेराइटीज आपको क्या करनी है, कहीं ना कहीं ग्रो करनी है। अब इसके बाद में आता है मॉनिटरिंग और सर्विलांस, पहले से ही ध्यान रखो बेटा, पहले से ही ध्यान रखो, शुरू से ही ध्यान रखो, तो कल्चरल मेथड वगैरह, फिजिकल मेथड वगैरह, मैकेनिकल मेथड वगैरह यूज करके कहीं ना कहीं उनका क्या कर दो, नियंत्रण कर दो। इसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीएम इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब इंपॉर्टेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं महत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा किसमें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आईपीएम को अपनाते हैं। बेटा सस्टेनेबल का मतलब है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, खेती के लिए मृदा सही रहना, ठीक है, उपजाऊ रहना। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसके बारे में, सबसे पहले अपन बात करते हैं रेड्यूस पेस्टिसाइड पोल्यूशन, मतलब अपन पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे, पोल्यूशन नहीं होगा, सीधी सी बात है, मृदा की उर्वरता कहीं ना कहीं क्या होती रहेगी, बनी रहेगी। इसके बाद में आता है प्रोटेक्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट, मतलब आईपीएम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बेटा अपन जब पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं ना, जब अपन क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बेटा, पेस्टिसाइड्स का कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में अपने को एक चीज होती है कि पेस्टिसाइड क्या करते हैं, हानिकारक कीटों को भी नष्ट कर देते हैं और लाभदायक को भी कर देते हैं। तो ये जो है बेटा, ये जो आईपीएम है, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है किसको, बेनिफिशियल इंसेक्ट को। इसके बाद में आता है प्रिवेंट पेस्ट रेसिस्टेंस, मतलब कीट प्रतिरोध की समस्या को क्या करता है, रोकता है, कीट प्रतिरोध की समस्या को क्या करता है, ये रोकने में सहायक होता है। इसके साथ में ही मतलब कीट प्रतिरोध कैसा होता है बेटा, लगातार अपन अगर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते रहेंगे ना, तो उनके प्रति रेसिस्टेंस हो जाएगा कि तेरे को तो मैं जानता हूँ तो कैसा है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे से, ऐसे हो जाएगा। फिर अपने को ये जो आईपीएम अपनाते हैं ना, इसमें रेसिस्टेंस नहीं होता है। कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली आईपीएम मेथड, मतलब ना ही ज्यादा कॉस्ट लगती है और कहीं ना कहीं इफेक्टिवली है। इसके साथ में इंप्रूव सॉइल हेल्थ एंड यील्ड स्टेबिलिटी, मतलब क्या होता है, ये क्रॉप की हेल्थ को बढ़ाता है और यील्ड की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। तो ये क्या हो जाएंगे, आईपीएम का इंपॉर्टेंस हो जाएगा। फिर आता है बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को आपको क्या करना है बेटा, कहीं ना कहीं डिफाइन करना है, और इसके साथ साथ में इसके सिद्धांत और सीमाओं के बारे में बताओ। बेटा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो उसमें एक तो जल का संरक्षण, दो चीजों का, कंजर्वेशन की बात करते हैं, संरक्षित है, यहाँ पर संरक्षित किन चीजों का, दो चीजों का, जल का और मृदा का, जल का और मृदा का। कि सर जल का कैसे, बेटा आपको पता है कि कहीं ना कहीं जल की हानि बहुत ज्यादा हो जाती है, जल की हानि, फिर बाद में सूखा पड़ता है, उस टाइम जल नहीं रहता है, तो एक तो उसका आपको संरक्षण करना है। एक अपने पास में आता है मृदा, मृदा की बात करते हैं, मृदा का अपर्दन बहुत ज्यादा होता है, मृदा का अपर्दन बहुत ज्यादा होता है, तो इस मृदा के अपर्दन को कहीं ना कहीं क्या करना है, रेड्यूस करना है, मृदा के अपर्दन को कहीं ना कहीं क्या करना है बेटा, रिड्यूस करना है। तो देखिएगा संरक्षित खेती एक टिकाऊ है, संसाधन संरक्षण करने वाली क्या है, कृषि प्रणाली है। टिकाऊ है, संसाधन संरक्षण, संसाधन, दो संसाधन तो मैंने बता दिए, जल और मृदा को संरक्षण करने वाली है। इसके साथ में जो न्यूनतम मृदा छेड़छाड़, बेटा मृदा का प्रबंधन नहीं होने देगी, स्थायी मृदा आवरण फसल चक्र पर क्या होती है, आधारित होती है। अब देखिएगा संरक्षण से जो संरक्षित खेती होती है, इसके कहीं ना कहीं मेन सिद्धांत होते हैं कि ये इस सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। बेटा मिनिमम टिलेज करते हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि सोइल को कम से कम डिस्टर्ब करते हैं, मृदा के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं मृदा अपर्दन कम होता है, जल की हानि कम होती है। तो पहला संरक्षित खेती का हो गया। बिना जुताई या कम जुताई से मृदा संरचना को बनाए रखना, मतलब मृदा संरचना को क्या करना है, बिना जुताई के, जुताई वगैरह नहीं करेंगे, और इसके साथ में क्या करेंगे बेटा, कहीं ना कहीं मृदा की संरचना को बनाए रखेंगे। सपोज बेटा अपना चेहरा होता है, अपना चेहरा होता है, सुबह उठते हैं, कभी कभी नहाने का मन नहीं करता, तो बालों को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पानी वगैरह लगाकर सेट कर लेते हैं। अरे करते हो क्या, तो बेटा वही है कि ये भी क्या कर लेता है, सेट कर लेता है, ये बाकी की कहीं ना कहीं प्रयास नहीं करता है।
ठीक है। इसके साथ में परमानेंट सोइल कवर, मतलब एक मृदा पर क्या रखते हैं, एक कवर रखते हैं जो कि मृदा क्षरण को रोक सके और इसके साथ में मृदा में जो जल है उसकी हानि को रोक सके, मृदा नमी की हानि को रोक सके। इसके बाद में आता है फसल अवशेष या ढकने वाली फसलों का क्या करें, प्रयोग करें जो मृदा अपरदन और नमी से बचा सके। मतलब कवर क्रॉप्स का क्या करें, प्रयोग करें। कवर क्रॉप्स का क्या करें बेटा, कवर क्रॉप्स का प्रयोग करें। किसका करें बेटा, कवर क्रॉप्स का प्रयोग करें। तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं फसल अवशेष या कहीं ना कहीं ढकने वाली फसलों का, मतलब कवर क्रॉप्स का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होता है, मृदा की नमी भी बचेगी और मृदा का अपरदन भी नहीं होगा। इसके बाद में आता है डाइवर्सिफाइड क्रॉप रोटेशन। मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है, विविधीकरण, मतलब अलग अलग एक नहीं फसल पर ही रहे, वृक्षों वगैरह सब पर क्या रहे, निर्भर रहे, तो उसका क्या करना है, क्रॉप रोटेशन अपनाना है। कहीं ना कहीं प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप सीक्वेंस टू ब्रेक पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, मतलब अपने को क्या करना है बेटा, कहीं ना कहीं बीच में डिस्टेंस रखना है, सीक्वेंस क्रॉप अपनानी है ताकि जो पेस्ट होते हैं, जो डिजीज साइकिल होती है उनको अपन तोड़ सके और सॉइल हेल्थ को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। इसके बाद में आती है लिमिटेशन। क्या आती है बेटा, लिमिटेशन आती है। लिमिटेशन में सबसे पहले बात करते हैं जो आ जाएगी अपने लेक ऑफ अवेयरनेस। क्या आती है, लेक ऑफ अवेयरनेस, मतलब जागरूकता में कमी, जागरूकता में कमी। ठीक है। इसके साथ में ही दूसरा आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, मतलब बात करते हैं ये लिमिटेशन है भारत की कंपेयर में। एक तो जागरूकता नहीं है इसके प्रति, एक क्या होती है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, मतलब टुकड़ों में डिवाइड और छोटे छोटे क्या है, कहीं ना कहीं जो अपने क्या है बेटा लैंड होल्डिंग है, मतलब छोटे छोटे खेत है लोगों के पास में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है कि रेसिड्यू मैनेजमेंट इश्यूज, मतलब फसल अवशेष प्रबंधन की क्या होती है, समस्या होती है अपने भारत में। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर, आगे की ओर बात करते हैं तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रारंभिक जो लागत है वो कहीं ना कहीं क्या रहती है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में अधिक रहती है। वीड कंट्रोल में क्या आती है, समस्या आती है। इसके साथ में ही बात करते हैं लिमिटेड, लिमिटेड रिसर्च एक्सटेंशन लिंकेज, मतलब बात करते हैं अनुसंधान और सेवाओं का क्या होता है, कहीं ना कहीं अभाव होता है। तो बेटा ये क्या है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, कहीं ना कहीं सीमाएं हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है अपने नेक्स्ट इंट्रोडक्शन फसल अवशेषों को। देखो हेलो, देखो बेटा आगे की ओर चलते हैं और आगे अब अपने को देखना है किसके बारे में, इंट्रोडक्शन देखना है और किसके बारे में कि एरिड और सेमी एरिड में इसका क्या महत्व होता है। मतलब बात करते हैं कि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, अपन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में। तो इसका क्या महत्व होता है, देखो फसल अवशेषों का पुनः चक्रण का तात्पर्य क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं कटाई के बाद में जो बची हुई जो भाग होते
हैं उनको जलाने या फेंकने के बजाय उनका क्या किया जाता है, पुनः उपयोग या प्रबंधन किया जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंस इन एरिड एंड सेमी एरिड, मतलब इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं इनका पुनः उपयोग करते हैं तो इसका क्या महत्व होता है। एक तो अपने इससे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं अर्ध जो शुष्क क्षेत्र होते हैं या शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें मृदा नमी का क्या हो जाता है, संरक्षण हो जाता है ऊपर लेयर पर अगर रख देते हैं तो। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने सोइल फर्टिलिटी क्या होती है बेटा, इंप्रूव होती है, कहीं ना कहीं जो मृदा की उर्वरता है इससे क्या होती है, क्या होती है, कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है, क्योंकि फसल के अवशेष है, फसल के अवशेष जैसे ही मृदा में मिलेंगे अपघटित होंगे, अपघटित होने के बाद में उर्वरता बढ़ेगी, उर्वरता बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा, जो सोइल इरोजन है, अपने को पता है मृदा पर अपन क्या करेंगे, फसलों के अवशेष बिछाएंगे, ये क्रॉप रेसिड्यूअल से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन नहीं डाला यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, मतलब बात करते हैं ये कहीं ना कहीं शुष्क और जो रेतीली मृदाएं होती है उनमें अवशेषों का आवरण मृदा को हवा और पानी के अपरदन से क्या करता है, कहीं ना कहीं सेव करता है, क्या करता है, सेव करता है। तो रिडक्शन इन सोइल इरोजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन सोइल इरोजन आ जाएगा। फिर आता है कॉस्ट इफेक्टिव नेचुरल इनपुट, क्या आता है, कॉस्ट इफेक्टिव नेचुरल इनपुट, मतलब इसमें क्या करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव नेचुरल इनपुट्स का क्या करते हैं बेटा, कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इससे, मतलब बात करते हैं नेचुरल इनपुट है बेटा, ये फसल के अवशेष क्या है, नेचुरल इनपुट है, तो कॉस्ट थोड़ा ना लग रही है इससे। इसके बाद में आता है वीड एंड टेम्परेचर का रेगुलेशन हो जाता है, मतलब अगर फसल पर अवशेष रहेंगे तो इससे जो वीड है, जो खरपतवार है, एक तो उसका क्या नहीं होगा, अंकुरण वगैरह नहीं होगा, इसके साथ में टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, रेगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीड एंड टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाएगा। इसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ क्रॉप रेसिड्यू रिसाइकलिंग, क्या हो जाएगा बेटा, मेथड्स ऑफ क्रॉप रेसिड्यू रिसाइकलिंग हो जाएगा, मतलब फसल अवशेष पुनः चक्रण की विधियां, क्या हो जाएगी बेटा, फसल अवशेष और इसके साथ में पुनः चक्रण की विधियां, जैसे कि बात करते हैं इससे क्या होता है, बात करते हैं सबसे पहले मल्चिंग, मल्चिंग क्या करते हैं, इसमें मल्चिंग करते हैं, मतलब ध्यान से समझना बेटा कि मेथड से क्रॉप रेसिड्यू का रिसाइकल करना है आपको। तो एक तो या तो आप इन सिटू, मतलब जहां पर ये है, जहां पर ये अवेलेबल है वहीं पर मृदा में मिला दो, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है मल्चिंग के लिए काम में ले लो, कंपोस्टिंग बना लो, बायोचार या बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए काम में ले लो, या फिर अब बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इन फसल के अवशेषों की क्या भूमिका रहती है। बेटा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बात करें अपने को न्यूट्रिएंट तो चाहिए, न्यूट्रिशन तो अपन उसमें भी देंगे, तो न्यूट्रिशन देंगे तो आपको पता है जो क्रॉप के रेसिड्यूअल है, फसल के जो अवशेष है वो क्या रहते हैं, कहीं ना कहीं। देखो बेटा आगे अपन बात कर रहे थे कि अपने पास में रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इसका क्या मतलब होता है, क्या फायदा होता है, जो क्रॉप के रेसिड्यूज होते हैं, तो बेटा सबसे पहला आता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब ये किसी प्रकार का कोई जो है पॉल्यूशन उत्पन्न नहीं करते हैं। दूसरा आता है रिसोर्स इफिशिएंट, मतलब बात करते हैं इसमें कंजर्व वाटर, इसके साथ में सोइल और न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रिसोर्स इफिशिएंट है, ये कंजर्वेशन वगैरह करते हैं, इसके साथ में मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह बढ़ाते हैं। लो इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट में कहीं ना कहीं क्या करता है, कम होती है, और इसके साथ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है जिसमें है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को परिभाषित कीजिए और समन्वित खेती प्रणाली में हम किस प्रकार से जो अपने संसाधन है, जो अपने रिसोर्सेस है उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा बेटा सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन मैनेजमेंट, बोले तो नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन भूमि, जल, मृदा, वनस्पति, पशुओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना और संरक्षण और सुधार से है, मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका अपन लगातार प्रयोग करते रहे और ये सुरक्षित रहे, ऐसे नहीं कि अपन ने अभी उपयोग कर लिया बाद में अपने को कोई मतलब नहीं है, कोई करो नहीं करो, बचो नहीं बचो। इसके बाद में आता है इसका उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करनी है कि भविष्य की पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूर्ण कर सके। कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, सोइल होता है, वाटर होता है, इसके साथ में ही एयर होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, फॉरेस्ट होती है और क्लाइमेट होती है। इसका गोल क्या है, इसका मेन एम क्या है, मेन टारगेट क्या है,
अपन बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट का, कि मृदा और जल का क्या हो सके, संरक्षण हो सके। इसके साथ में इनपुट का दक्षता के साथ में क्या कर सके, लगातार प्रयोग करते रहे इनपुट्स का। इसके साथ में ही क्या हो जाएगा, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस नष्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं डिग्रेडेड हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या करना, रिस्टोर करना। क्या करना, रिस्टोर करना। पोल्यूशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना और फार्म की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। इसके बाद में आता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और इट्स रोल इन रिसोर्सेस यूज। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन बता दी थी। इसके बाद में देखिएगा बेटा, आगे की ओर बात करते हैं। हाउ टू एक मिनट। हेलो, हेलो। तो बेटा अब अपन चलते हैं आगे की ओर। देखो, आईएफएस इंक्रीज रिसोर्सेस यूज इफिशियंसी, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहीं ना कहीं रिसोर्सेस यूज इफिशियंसी को किस प्रकार से इंक्रीज करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जैसे आईएफएस में भूमि, इसके साथ में जल, श्रमिक, इन सभी का पूरक तरीके से, मैंने कहा था बेटा सप्लीमेंट्री तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि फसल और पशुपालन को जोड़ना, ये इनके जो अवशेष है वो इसके काम में आ जाएंगे, इसके अवशेष इसके काम में आ जाएंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिर इसके बाद में आता है रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेस, मतलब संसाधनों का पुनः चक्रण हो जाएगा, जिसमें एक घटक का अपशिष्ट दूसरे घटक के उपयोग में होता है। मतलब जैसे कि बात करते हैं, रिसाइकलिंग हो जाता है। मैंने कहा था जैसे कि गोबर है, वो गोबर जो अपन बात करते हैं, जो पशुओं का जो अपशिष्ट है गोबर, वो कहीं ना कहीं फसलों के रूप में किस में उपयोग हो जाता है, वो खाद के रूप में या बायोगैस के रूप में यूज ले सकते हैं। इसके साथ में रेड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल इनपुट, मतलब अपन जैसे कि बात करते हैं प्रणाली के भीतर पुनर्चक्रण, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी। इसके साथ में कीटनाशकों, चारा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि चारा फसल से ही अपने को मिल जाएगा। बेटर लैंड और वाटर यूज, मतलब बात करते हैं भिन्न भिन्न फसलें व घटक भूमि की प्रकृति और जल की उपलब्धता के अनुसार क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, बेटर लैंड एंड वाटर यूज हो जाएंगे। इसके साथ में बात करते हैं रिस्क मिनिमाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इनकम, मतलब बात करते हैं इसमें क्या होता है बेटा, रिस्क कम हो जाती है, क्योंकि अनेक अपने पास में ऑप्शन है, एक से नहीं होगा दूसरे से होगा, दूसरे से नहीं होगा तीसरे से होगा। इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे क्या होता है, रोजगार का भी क्या होता है बेटा, सर्जन होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सतत प्रबंधन, मतलब ये क्या होता है, कहीं ना कहीं लगातार सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता रहता है। इसके बाद में आता है एग्जांपल्स की बात करते हैं, फसल के साथ में आप डेयरी करो, डेयरी के साथ में वर्मी कंपोस्ट करो, मछली पालन करो, फसल उत्पादन करो, और बतख पालन करो, फसल, बायोगैस, बागवानी, ये क्या रहते हैं, आईएफएस है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फार्मिंग सिस्टम और क्रॉपिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम और क्रॉपिंग सिस्टम में क्या अंतर होता है, देखिएगा बेटा। सबसे पहले इसमें क्या होता है, किसी भूमि पर समय के साथ में कोई क्या करना, कोई योजना या क्रम है, फसलों का योजना या क्रम है भूमि पर, वो क्या है बेटा, फसल पद्धति। और इसके साथ में फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। और इसमें बात करते हैं एक समय में क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन और इसके साथ में मछली पालन वगैरह होता है। बेटा फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, पशुपालन, मछली पालन, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जो वृक्ष रोपण वगैरह, ये सारी चीजें को जो इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं फार्मिंग सिस्टम होता है। मतलब बेटा मैंने कहा था ना मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, और एक कहा था मैंने क्या, मिक्स्ड क्रॉपिंग। बेटा वो वाली चीज मैंने क्या कही थी, यहाँ पर बताया था कि पशुपालन और क्या करना है, पशुपालन और फसल उत्पादन करना है, फार्मिंग हो जाएगा। क्रॉपिंग की बात करते हैं, फसलें उगानी है, तो यहाँ पर क्रॉपिंग है तो यहाँ पर फसलें उगाएंगे, यहाँ पर फार्मिंग है मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, विभिन्न उद्यम अपन एक्टिव करेंगे। इसके बारे में आता है केवल फसल उत्पादन तक सीमित रहता है, और ये फसल और सहायक गतिविधियां भी इसमें क्या होती है, शामिल होती है। केवल फसल के लिए संसाधनों का प्रयोग होता है, सभी संसाधनों का क्या होता है, उपयोग होता है, पुनर्चक्रण होता है।
एकल स्रोत है फसल उत्पादन, और इसके क्या होते हैं मल्टी क्या होते हैं सोर्सेस होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है फार्मिंग सिस्टम फुटनोट सस्टेनेबिलिटी, मतलब बात करते हैं स्थायित्व के लिए खेती पद्धति। बेटा यहाँ पर दे रखा है कि फार्मिंग सिस्टम कहीं ना कहीं क्या है, एक फुटनोट है, किसके लिए है बेटा, ये कहीं ना कहीं स्थायित्व के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए फार्मिंग सिस्टम क्या है बेटा, कहीं ना कहीं स्थायित्व के लिए एक क्या है, एक मील का पत्थर है। कि सर कैसे है बेटा, ध्यान से समझना कि अपनी जो फार्मिंग सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम में अपन वेरियस वेरियस क्या करते हैं, वेरियस एक्टिविटीज अपनाते हैं, वेरियस उद्यम अपनाते हैं, और उनका अपन एक साथ रखते हैं। अब उनमें आपस में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, बाहरी जो केमिकल वगैरह उस पर निर्भर नहीं होता है। तो यही तो स्थायित्व है कि इन स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखो, मर्दाकार पर्यावरणकार खेती करते रहो भाई साहब लगातार टाइम तक। तो ये क्या है, मेल का पत्र है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। जो खेती पद्धति है वो टिकाऊ कृषि का मेल का पत्थर माना जाता है, क्योंकि यह दीर्घकालिक उत्पादकता और पारिस्थितिकी संतुलन और आर्थिक स्थिरता को क्या करती है, बनाए रखती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं क्यों है, क्यों है ये पत्थर, इसमें और देख लो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, मतलब इसमें क्या करता है, फसल उत्पादन के साथ साथ में पशु उत्पादन वगैरह होता है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है रिसोर्स साइकिलिंग। रिसोर्स साइकिलिंग की बात करते हैं तो इसमें जो घटक होते हैं अपने पास में, जैसे गोबर की खाद है, जो मृदा है, उनमें क्या होता है, रिसोर्सेस का जो संसाधन है उनका क्या होता है, साइकिलिंग होता रहता है, कहीं ना कहीं चक्कर बना रहता है। इसके साथ में इफिशियंट रिसोर्स यूज, रिसोर्सेज का क्या हो जाता है, अच्छे से साल भर यूज हो जाता है। सोइल एंड इन्वायरमेंट की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है किसमें, कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। इसके साथ में ही एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, मतलब आजीविका की सुरक्षा मिलती है, और इसके साथ में क्या होता है, रोजगार मिलता है। क्लाइमेट के लिए क्या है, रेसिलियंस, मतलब क्लाइमेट के लिए क्या नहीं है बेटा, क्लाइमेट के लिए हानिकारक नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृषि प्रणाली के विभिन्न अवयवों का उदाहरण सहित आपको व्याख्या बतानी है। मतलब आईएफएस के विभिन्न कंपोनेंट्स बताने हैं। तो बेटा कंपोनेंट्स की तो अपन बात कर चुके हैं, आईएफएस में क्या क्या शामिल है, मछली पालन, पशुपालन, फसल उत्पादन, वृक्षारोपण, ये सारे ही तो आएंगे। तो देखो इसमें बात करते हैं खेती प्रणाली की डेफिनेशन की, अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि एक जटिल नेटवर्क है जिसमें फसल है, पशुपालन, मछली पालन, कृषि, वानिकी, अन्य उद्यम क्या होते हैं, शामिल होते हैं, और संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं, और आय को अधिकतम करने के लिए क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। इसके बाद में आते हैं कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले आ जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन, फिर आता है कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स आ जाएगा। इसके साथ में ही इसमें सबसे पहले बेटा सबसे पहला कंपोनेंट आ जाएगा जिसमें है क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसलों का उत्पादन करना। बेटा इसमें ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। फसल उत्पादन में आप लिख सकते हो कि फसलों का उत्पादन करना है, वो फार्मिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे हैं। फिर दूसरा आता है अपने लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, पशुपालन करना है, तो पशुपालन दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। पशुपालन में अपन कोई से भी पशु का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। इनका गोबर उनको दे देंगे, उनकी फसलों का अवशेष इनको दे देंगे, ये आपस में करते रहेंगे। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा आता है बेटा अपने पास में फिशरीज, मतलब मत्स्य पालन करते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं, तालाब वगैरह अगर पानी की अच्छी सुविधा है तो तालाब वगैरह बनाकर वहां पर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मछली पालन करते हैं। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब फसलों के साथ साथ में वृक्षों को लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। फसलों के साथ साथ में वृक्षों को भी लगाएंगे, उससे भी क्या होता है, कई बेनिफिट प्राप्त होते हैं। तो ये भी क्या है, इसी का कंपोनेंट है। इसके साथ में ही ये अपने लगभग कंपोनेंट क्या होते हैं बेटा, कंप्लीट होते हैं। ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पोषण का क्या करते हैं, सुधार करते हैं। सेरिकल्चर एपीकल्चर आ जाएगा। सेरिकल्चर एपीकल्चर, रेशम का पालन और मधुमक्खी का पालन आ जाएगा। इसके साथ में ही अपने ये क्या होते हैं बेटा, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये अपने क्या हो जाएंगे बेटा, कंप्लीट हो जाएंगे। इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट पेपर, क्या आता है बेटा, नेक्स्ट पेपर आता है। नेक्स्ट पेपर में सबसे पहले है बेटा क्या, एनिडेशन। क्या आता है, एनिडेशन। एनिडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ कीट होते हैं, वो अपने अंडे देने के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं। मतलब एनिडेशन एक प्रक्रिया है, कुछ कीट होते हैं अंडे देने और संतान की सुरक्षा के लिए घोंसले बनाते हैं। क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं, तो उसको एनिडेशन कहा जाता है। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट
क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड आ जाएगी, मतलब फसल समतुल्य उपज वह होती है जिसमें क्या होता है, जिसे कहीं ना कहीं किसी संदर्भ में फसल की उपज के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड आ जाएगा। और जो कि इंटरक्रॉपिंग या मिश्रित प्रणालियों की तुलना में क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। मतलब अपन ये भी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंटरक्रॉपिंग मिश्रित फसल है, और इसके साथ में ही अपन फसल की उपज में क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं, किसको, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड को। इसके बाद में आता है सॉइल अमेंडमेंट, मतलब भूमि सुधारक वे पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी की भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में क्या करते हैं, सुधार करते हैं, तो उसको सॉइल अमेंडमेंट कहा जाता है। मृदा की उर्वरता को बढ़ाई देने के लिए, जैसे कि बात करते हैं अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए चूना पत्थर का यूज किया जाता है। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं जिप्सम का प्रयोग करते हैं। लवणीय मृदाओं के लिए लीचिंग का प्रयोग करते हैं। तो सोइल अमेंडमेंट क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। इसके बाद में होते हैं कि एडिटिव सीरीज इन इंटरक्रॉपिंग। बेटा इसमें क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग एडिटिव सीरीज का अर्थ होता है कि एक फसल पूरी सिफारिश की गई संख्या में लाइनें में लगाई गई है, दूसरी फसल को उसमें विभिन्न अनुपातों में जोड़ा जाता है बिना पहली फसल की संख्या में कम करे। बेटा ये आपको मैं फील्ड देता हूँ, इसमें फसल लगा दो, ये कोई भी फसल लगा दो, आप लगा देते हो, आप क्या कर देते हो, ऐसे फसल लगा देते हो, ठीक है। अब मेरे पास में इसमें खाली जगह मिलती है, उसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मैं कोई और फसल लगा देता हूँ जो इसको नुकसान ना पहुंचाए। मतलब पहली फसल की संख्या को कम किए बिना और नुकसान पहुंचाए बिना दूसरी कोई फसल लगा देते हैं। इंटरक्रॉपिंग सीरीज एडिटिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटर एडिटिव सीरीज इन इंटरक्रॉपिंग आ जाएगा। फिर आता है क्रॉपिंग इंडेक्स, फसल सूचकांक आते हैं। फसल सूचकांक कुल बोई गई क्षेत्रफल का क्या होता है, कुल बोई गई जो फसल होती है उसका क्षेत्रफल, और शुद्ध बोई गई जो फसल होती है उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसको किसमें, प्रतिशत में दर्शाते हैं, क्रॉपिंग इंडेक्स आ जाएगा। अब आता है अंतर, स्ट्रिप क्रॉपिंग और क्या आता है बेटा, रेटून क्रॉपिंग। अरे बेटा रेटून क्रॉपिंग तो अपन बात कर चुके हैं। रेटून क्रॉपिंग किसको बोलते हैं, गन्ने वाली आती है, जिसमें गन्ने के ठूंठ से क्या करते हैं, नई फसल लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, पट्टीदार एक ही खेत में फसलों को वैकल्पिक पट्टियों में उगाना। पट्टियों में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। पिछली फसल के तने से पुनः नई फसल उगाना। इसके साथ में मृदा अपरदन को रोकना और भूमि का कुशल प्रयोग करना, जल्दी फसल प्राप्त करना और खेती की लागत को क्या करना, कम करना। मकई और इसके साथ में सोयाबीन को वैकल्पिक पट्टियों में उगाना, गन्ने की रेटून फसल और इसके साथ में ही मुख्य फसल के तने से क्या करना, उगाना। तो ये क्या होती है, रेटून क्रॉपिंग और पट्टीदार फसलों में अंतर होता है। इसमें आता है फिर नेक्स्ट आरवाईटी, और इसके साथ में क्या आता है, आरवाईटी और आरसीसी। देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव यील्ड टोटल और रिलेटिव क्या आ जाएगा, क्राउडिंग कोएफिशिएंट। देखो सबसे पहले इंटरक्रॉपिंग में कुल भूमि उत्पादकता एकल फसल की तुलना में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। और इंटरक्रॉपिंग में शामिल फसलों का प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को क्या करता है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। और इसके साथ में ही बात करते हैं अपन कि इंटरक्रॉपिंग की कुल उत्पादकता का मूल्यांकन करते हैं। इसमें इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन सी फसल प्रबल दबाव में है ये अपन क्या करते हैं, जांचते हैं। और इसके साथ में ही ये अपने क्या होता है, ये कहीं ना कहीं जो यूज करते हैं इंटरक्रॉपिंग की जो इफिशियंसी है उसको मेजर करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं जो अपने क्रॉप है उसके कंपटीशन को जानने के लिए, इंटरक्रॉपिंग में कौन सी क्रॉप्स में क्या है कंपटीशन है, कौन सी में नहीं है, इसको जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आरसीसी का और इधर आरवाईटी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कृषि प्रणाली, मतलब फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताता है। फार्मिंग सिस्टम की कहीं ना कहीं अपन क्या कर चुके हैं, डेफिनेशन की बात कर चुके हैं। और नीड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच, मतलब अपन बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम की अप्रोच की क्यों जरूरत होती है। बेटा जरूरत इसलिए होती है क्योंकि किसानों के पास में क्या है, कहीं ना कहीं स्मॉल और मार्जिनल क्या है, लैंड होल्डिंग्स है। इसलिए कम क्षेत्र में अधिक आय बढ़ाने के लिए फार्मिंग सिस्टम की क्या होती है, जरूरत होती है, ताकि वो फसल उत्पादन, पशुपालन, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर अच्छी आय प्राप्त कर सके।
सस्टेनेबल रिसोर्सेस यूज कर सके, मतलब एक वो कहीं ना कहीं एक उद्यम के साथ में दूसरा उद्यम कर रहा है तो उनको आपस में इस प्रकार से रिलेट करके कि वो रिसोर्सेस का क्या कर सके, रीयूज कर सके। इसके साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है, रिस्क मिनिमाइजेशन, रिस्क क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और सोइल हेल्थ इंप्रूवमेंट। आपको पता है सोइल हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ तो कहीं ना कहीं क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। इनके लाभ पहले भी अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अपने को इसके द्वारा मिलती है। तो ये क्या होता है बेटा, फार्मिंग सिस्टम। इसके बाद में आता है इंडिजीनियस फार्मिंग सिस्टम आता है। इंडिजीनियस फार्मिंग सिस्टम आता है, देसी क्या होती है, कृषि की प्रणालियां होती है। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिजीनियस, मतलब वे पारंपरिक कृषि विधियां जो कि स्थानीय समुदायों द्वारा पीढ़ियों से अपनाई जा रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या की जा रही है, अपनाई जा रही है। वहां पर स्थानीय संसाधनों या पारिस्थितिकी ज्ञान पर वो क्या होती है, आधारित होती है। वहां के स्थानीय या इसके साथ में पारिस्थितिकी का जो ज्ञान होता है उसके आधार पर क्या होती है, कहीं ना कहीं आधारित होती है। और इसके साथ में देसी कृषि प्रणालियों की जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है कि ये कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली होती है और सस्टेनेबल होती है, मतलब कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ में दोस्ती रखने वाली, और इसके साथ में क्या होती है, सस्टेनेबल होती है। इसके साथ में ही बात करें बेस्ड ऑन लोकल रिसोर्सेस, वहां के जो स्थानीय संसाधन है उन पर आधारित होती है। इसके साथ में एडेप्टेड टू लोकल क्लाइमेट सोइल, मतलब ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं लोकल क्लाइमेट के लिए क्या होती है, एडेप्टेड होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं तो लो कॉस्ट, कम लागत वाली होती है। यूज ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब टीके का प्रयोग करके, ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रयोग करके क्या की जाती है, इंडिजीनियस फार्मिंग की जाती है। इसके साथ में ही बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, बात करते हैं तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको पूछा नहीं। तो अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई फार्मिंग के लिए, मतलब अपने क्या होती है, शुष्क भूमि, ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए एकीकृत जो अपने कृषि प्रणाली है उसका आपको क्या बताना है बेटा, कहीं ना कहीं संसाधन प्रवाह है मॉडल बताना है बेटा। पहले ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में समझो कि जहां पर अपन वर्षा आधारित खेती करते हैं वहां पर कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अपने को वर्षा पर क्या होती है, निर्भर होती है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके साथ में एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर क्या क्या करते हैं बेटा। सबसे पहले तो लाइव स्टॉक और क्रॉप, मतलब पशुओं को और फसलों को साथ में अपन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। मतलब पशुओं का गोबर है और कहीं ना कहीं कंपोस्ट बना लेंगे और फसल को पोषण दे देंगे। इसके साथ में क्रॉप्स और लाइव स्टॉक की बात करते हैं, फसल का अवशेष चारे के रूप में यूज कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये हो जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री, वृक्षों की पत्तियों को चारा के रूप में और गिरी हुई पत्तियां कार्बनिक पदार्थ बना दी, ये ड्राई लैंड में काम में आती है बेटा। इसके साथ में पोल्ट्री वेस्ट और क्रॉप से, मुर्गी का अपशिष्ट कहीं ना कहीं किसमें दे देंगे, खाद के रूप में दे देंगे। इसके साथ में वाटर हार्वेस्टिंग कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं पशुओं के लिए और सिंचाई के लिए काम में आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में आईएफएस के मॉडल होते हैं, ऐसे अपन मॉडल तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में आता है फ्लो की बात करते हैं, इफिशियंट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन हो जाता है, वेस्ट कम से कम होता है, सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है और इनकम का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इसके बारे में बात करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन आता है अपने को सस्टेनेबिलिटी के इंडिकेटर बताने हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊपन है, टिकाऊपन के इंडिकेटर्स क्या है, संकेतक है। अपने को कैसे पता चलेगा ये मृदा कहीं ना कहीं सस्टेनेबल है, यहाँ पर जो खेती हो रही है वो सस्टेनेबल हो रही है। तो देखिएगा कृषि में टिकाऊपन का अर्थ होता है कि ऐसी खेती करना जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। वर्तमान की क्या करे बेटा, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें और भविष्य की जरूरतों से समझौता ना करें। इसे आकलन के लिए अपन क्या करते हैं, संकेतक है, क्या करते हैं, संकेतक इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले तो बेटा सोइल के हेल्थ के इंडिकेटर्स होते हैं। सोइल की हेल्थ ही अपने को बता देती है कि सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है। तो देखो इसमें मृदा में कार्बनिक पदार्थ देखते हैं, सोइल इरोजन का लेवल देखते हैं, पीएच और न्यूट्रिएंट स्टेटस देखते हैं। तो इनके द्वारा अपने को पता चल जाता है कि सोइल जो अपनी खेती हो रही है वो सस्टेनेबल हो रही है या नहीं हो रही है। फिर आते हैं वाटर यूज इंडिकेटर्स, मतलब बात करते हैं वाटर यूज इफिशियंसी, ग्राउंड वाटर लेवल। इसके साथ में ही बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये पॉइंट्स अपने को बता देते हैं कि सस्टेनेबल है या नहीं है खेती। इसके बारे में आती है क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो अपनी कहीं ना कहीं यील्ड स्टेबिलिटी ओवर ईयर्स है, या इसके साथ में प्रोडक्टिविटी पर यूनिट रिसोर्सेस है। ये कहीं ना कहीं अपने को बता देती है कि अपनी जो खेती हो रही है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है।
बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स मतलब बात करते हैं फसल और पशुओं की विविधता और स्थानीय किस्मों का संरक्षण कहीं ना कहीं अपने को क्या बताता है, अपने को कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स के माध्यम से पता चलता है कि अपनी जो फसल है, अपनी जो खेती है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल है या नहीं है। इकोनॉमी की बात करते हैं, नेट फार्म इनकम, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो और मार्केट असेसिबिलिटी क्या बता देती है, अपने को सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताती है। फिर लास्ट के दो आते हैं बेटा, इसमें सोशल इंडिकेटर्स मतलब रोजगार का सर्जन है, खाद्य और पोषण सुरक्षा और किसानों की संतुष्टि की भागीदारी, इन्वायरमेंटल मतलब रसायनों का प्रयोग स्तर, वायु और जल प्रदूषण की स्थिति, कृषि में कार्बन उत्सर्जन दर, मतलब ये सारे फैक्टर्स अपने को बताते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। ये स्टेबिलिटी के इंडिकेटर होते हैं कि ये स्टेबिलिटी को दर्शा देते हैं कि है या नहीं है, किस लेवल की है। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट, फसल चक्र के सिद्धांत और लाभ बताने हैं बेटा। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन किसको बोलते हैं, फसलों को अदल बदल कर बोना, फसलों को क्या करना है, अदल बदल कर बोना है, इसी को क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो कौन कौन जानता है कि फसलों के जो अदल बदल कर बोते हैं उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। देखो बेटा, क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो फसल चक्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक ही खेत में नियोजित क्रम विभिन्न फसलों के विभिन्न ऋतुओं में क्या किया जाता है, उगाया जाता है, तो क्रॉप रोटेशन हो जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, बात करते हैं सिद्धांतों की, तो बोटेनिकल रिलेशनशिप है मतलब पहला क्या होता है बेटा, ऐसा फसल चक्र होगा ये जिनमें अलग अलग कुल से संबंधित हो, अब की बार लेग्यूमिनेसी की, फिर सीरियल्स की, फिर कुल चेंज कर दो, ठीक है। फिर आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, एक बार अधिक पोषक तत्व चाहने वाली, एक बार कम पोषक तत्व चाहने वाली। फिर आता है रूटिंग पैटर्न, एक बार गहरी जड़ें वाली, एक बार उथली जड़ें वाली। इसके बाद में आता है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट है, एक जैसी बीमारी वाली फसलें, एक जैसे कीट वाली फसलें लगातार ना हो, ये भी सिद्धांत है। इसके बाद में सॉइल फर्टिलिटी, दलहनी फसलों को क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको जो फसल चक्र है उसमें शामिल करना है ताकि मृदा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके। इसके बाद में आता है मार्केट एंड हाउस होल्डिंग नीड्स आ जाएगी, ऐसी फसलें चुने जो कि आर्थिक और पोषण दृष्टि के लिए क्या हो, उपयोगी हो। इसके बाद में आता है एडवांटेज, एडवांटेज की बात करते हैं, ये जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखती है, ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करती है मतलब कम करती है पेस्ट और डिजीज को, पेस्ट और डिजीज को क्या करती है, रिड्यूस करती है। इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड हेल्थ, मतलब ये क्या करता है, सॉइल की स्ट्रक्चर को और हेल्थ को क्या करता है, कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है। इफिशियंट यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या करता है, ये कहीं ना कहीं पोषक तत्वों का कुशल उपयोग को बढ़ाता है। इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड फार्म प्रॉफिटेबिलिटी, उत्पादन और लाभ को क्या करता है, कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन केमिकल इनपुट्स, मतलब जो केमिकल इनपुट्स होते हैं उन पर डिपेंडेंसी को कम करता है। और वाटर यूज इफिशियंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन, क्रॉप रोटेशन, इससे कहीं ना कहीं काफी क्या होता है, बेनिफिट्स होते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने कीट रोगों के नियंत्रण के लिए, फसल का स्वास्थ्य सुधारने के लिए, मृदा का स्वास्थ्य सुधारने के लिए कई सारे कार्यों में क्या आता है बेटा, काम में आता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, आगे आते हैं एकीकृत प्रणाली मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, घटक वगैरह सबके बारे में बात हो चुकी है, डेफिनेशन की बात हो गई। ऑब्जेक्टिव्स लिख लेते बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं की थी। तो देखो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग करना, उत्पादकता और लाभ प्राप्तता बढ़ाना, पूरे वर्ष में रोजगार का सर्जन होना, खेत के अपशिष्टों का प्रभावी पुनः उपयोग हो जाना, इसके साथ में ही खाद्य और पोषण की सुरक्षा मिलना। इसके साथ में ही आता है नेक्स्ट, विविधता से जोखिम, मतलब डाइवर्सिफाइड कर दिया तो रिस्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में बाहरी रासायनिक इनपुटों पर जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो कम हो जाती है। अब आते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली के घटक हो जाएंगे जिनके बारे में बात कर चुके हैं। और लाभ की बात करते हैं तो संसाधनों का बेहतर अच्छे तरीके से उपयोग हो जाता है बेटा। वैसे लाभों के बारे में अपन क्या कर चुके हैं, पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसको अपन क्या करते हैं, स्किप करते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, फसल और कृषि प्रणाली।
फसल और कृषि प्रणाली में कहीं ना कहीं फसल और कृषि प्रणाली उत्पादन क्षमता निर्धारित करने वाले मापदंडों को बताइएगा। मतलब डिस्क्राइब द पैरामीटर्स डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम। मतलब अपन बात करते हैं उत्पादन और इसको प्रभावित करने वाले कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मापदंड होते हैं। मापदंड में सबसे पहले होता है सिस्टम प्रोडक्टिविटी, मतलब पूरी प्रणाली का कुल उत्पादन एक सामान्य समतुल्य उपज में, मतलब पूरा प्रोडक्शन अपन जानेंगे उत्पादन क्षमता जानने के लिए। फिर आता है लैंड यूज इफिशियंसी क्या है, मतलब वर्ष भर में भूमि के उपयोग की प्रतिशत दर क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, लैंड यूज इफिशियंसी बताता है। क्रॉपिंग इंटेंसिविटी क्या है, मतलब कहीं ना कहीं जो अपना बोया गया क्षेत्र है वो कितना है, अपने पास में कितना शुद्ध क्षेत्र था, उसमें बोया गया क्षेत्र कितना है। इसके साथ में एनर्जी इफिशियंसी, मतलब बात करते हैं उत्पाद की ऊर्जा और निवेशित ऊर्जा क्या है, हेक्टेयर में क्या करना है, मेजर करना है। फिर आता है न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, वाटर यूज इफिशियंसी, इकोनॉमिक इफिशियंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ये सारे रेशियो कहीं ना कहीं अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इससे अपन क्रॉप की प्रोडक्टिविटी का क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। तो ये क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं उनके पैरामीटर्स होते हैं। फिर आता है संरक्षण कृषि के बारे में आपको डिटेल से बताना है, लाभ और चैलेंज के बारे में बताना है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जिसकी अपन क्या कर चुके हैं बेटा, पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो इसको अपन क्या करते हैं, स्किप करते हैं। इसके बाद में आता है डेफिनेशन, डेफिनेशन में रेटून क्रॉप की अपन डेफिनेशन की बात कर चुके हैं। इसके बाद में आती है गार्ड फसल, क्या आती है बेटा, गार्ड फसल आती है। गार्ड फसल किसको बोलते हैं, जो कि मुख्य फसल के चारों तरफ लगाई जाती है, मुख्य फसल के चारों तरफ लगाई जाती है, जो कि कीटों को रोगों को क्या कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। RYT की अपन बात कर चुके हैं बेटा पहले ही। इसके बाद में आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स आती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फसल गहनता सूचकांक क्या है, मात्रात्मक उपाय है जो कि एक वर्ष में भूमि फसल पर उत्पादन के लिए कितना उपयोग किया गया, वो क्षेत्र कहीं ना कहीं भूमि फसल उत्पादन के लिए कितना उपयोग किया गया, यह सकल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र का क्या होता है, अनुपात होता है, जिसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे क्या निकलती है, कहीं ना कहीं अपने पास में क्रॉप इंटेंसिटी जो इंडेक्स है वो निकल कर आती है। एपीकल्चर की बात करते हैं तो मधुमक्खी का पालन करना ही क्या कहलाता है, मधुमक्खी का पालन करना और इसका प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है बेटा, कहीं ना कहीं एपीकल्चर होता है। ये शहद का उत्पादन में, मोम के उत्पादन में और परागण में, पोलिनेशन में क्या होती है बेटा, सहायक होती है। तो ये डेफिनेशंस कंप्लीट होती है। इसके बाद में आता है अपने इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में अंतर आता है बेटा। अपन इंटर क्रॉपिंग की बात करते हैं, ये पंक्ति अवस्था में अपन क्या लगाते हैं, पंक्ति अवस्था में अपन क्या करते हैं, बीच में गेहूं की लगा दी, चने की लगा दी, गेहूं की लगा दी, चने की लगा दी, गेहूं की लगा दी, चने की लगा दी। इसमें क्या होता है, पूरा पूरे क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, पूरे क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, कहीं पर भी गेहूं की लगे, कहीं पर भी चने की लगे। तो देखो एक ही खेत में विशिष्ट पंक्ति अवस्था में दो या दो से अधिक फसलें लगाते हैं तो वो क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी विशेष व्यवस्था के लगाते हैं, बिना किसी अरेंजमेंट के लगाते हैं, दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। फसलें निश्चित कतारों में और ये कहीं ना कहीं बीजों को मिलाकर क्या की जाती है, बुआई की जाती है। प्रबंधन सिंचाई और उर्वरक देना आसान रहता है, इसमें क्या रहता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या रहता है, कहीं ना कहीं कठिनाई से होता है, क्योंकि अपन बात करते हैं ये क्या होती है बेटा, आपस में मिली होती है, आपस में क्या होती है, मिली हुई होती है। प्रति इकाई क्या होता है, अधिक उत्पादन और संसाधनों की दक्षता क्या होती है, अधिक होती है, इसमें विफलता या जोखिम ज्यादा रहता है। इसके साथ में मक्का लोबिया की फसलें हो जाएगी, गेहूं और जो कि क्या होती है, बिखेर कर बोई गई होती है मिलावट में, मिक्स में। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आती है बेटा, एक आती है लीसा और एक आती है HEIE। बेटा ध्यान से समझना, सबसे पहले LEISA की बात करता हूं तो इसमें क्या आता है, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब इसमें क्या करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एक्सटर्नल इनपुट का क्या करते हैं, कम प्रयोग करते हैं। बाहरी उत्पादों का क्या करते हैं, जो इनपुट अपन लेते हैं, जो भी इनपुट जैसे कि बीज हो गया, उर्वरक हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड जो भी है, उनका कम प्रयोग करना। हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, मतलब इसमें क्या लेते हैं बेटा, हाई यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं, हाई यूज में लेते हैं, तो वो क्या आती है, HEIA आती है। तो देखो लीसा
कम बाह्य निवेश वाली क्या होती है बेटा, टिकाऊ कृषि होती है। और अधिक बाह्य निवेश वाली कृषि होती है, टिकाऊ कृषि नहीं होती है, क्योंकि अधिक यूज में ले रहे हैं तो टिकाऊ कृषि कहाँ से हो जाएगी। इसके बाद में आती है कम बाह्य वाली निवेश वाली कृषि होती है, टिकाऊ होती है। और अधिक बाह्य निवेश वाली क्या होती है, कृषि होती है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, स्थानीय व प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसमें स्थानीय का प्रयोग करेंगे, इसमें तो बाहर से अपन लेकर आएंगे उन्नत बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक वगैरह। इसमें बाहरी इनपुट कम होने से लागत कम होती है, इसमें लागत क्या होती है बेटा, अधिक होती है। पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण का हित चाहने वाली होती है, पर्यावरण के लिए क्या होती है बेटा, नुकसानदायक होती है। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, लघु व सीमांत किसानों और वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। वाणिज्यिक खेती और कहीं ना कहीं सिंचित क्षेत्रों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। प्रोडक्शन लेवल की बात करते हैं, उत्पादन मध्यम लेकिन दीर्घकालिक होता है, उत्पादन अधिक परंतु क्या नहीं होता है, टिकाऊ नहीं होता है। तो ये अपने क्या है बेटा, मेजर डिफरेंस है किसमें, HEIA में, और इसके साथ में ही LEISA में। ठीक है, अब बात आती है अपने कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की, जिसमें अपन बात कर चुके हैं संरक्षित खेती की, सिद्धांतों वगैरह की सबकी अपन ने क्या कर ली है बेटा, बात कर ली है। अब इसके बाद में आता है मशरूम प्रोडक्शन। क्या आता है बेटा, मशरूम प्रोडक्शन। अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कुछ भी कर सकते हैं, तो मशरूम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो देखो, मशरूम उत्पादन एक नियंत्रित वातावरण में खाद्य योग्य कवक या फंगी की खेती है, मतलब खाने योग्य कवक की क्या है, खेती है, मशरूम उत्पादन। इसमें यह समन्वित कृषि प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भाग है और कृषि अपशिष्ट से आय प्राप्त करने का उत्तम माध्यम है। मतलब कृषि अपशिष्ट से ही अपन क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कम भूमि निवेश, पूंजी निवेश की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और कम समय में अच्छा मुनाफा दे देता है। कॉमन टाइप्स की बात करें, एडिबल जो मशरूम होते हैं, बटन मशरूम होता है जो कि सर्वाधिक प्रचलित होता है। इसके साथ में ही ऑयस्टर मशरूम होता है जो कि गर्म जलवायु में रहता है। पेडी स्ट्रा मशरूम होता है जो कि धान के पुआल पर क्या होता है, कहीं ना कहीं लगाया जाता है। इसके साथ में ही बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो बेनिफिट्स में सबसे पहले होता है बेटा कि वेस्ट साइक्लिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग, मतलब जो भी अवशिष्ट वगैरह है उन पर इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनसे क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू का क्या होता है, अच्छा सोर्स होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फार्मिंग सिस्टम बताने हैं और क्लासिफिकेशन, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में बताना है। और क्रॉपिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मतलब जो फसलों को अपन क्रम से उगाते हैं, पैटर्न से उगाते हैं, उसको क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। और कहीं ना कहीं इसके उद्देश्य वगैरह की बात अपन कर ली है। और इसके बाद में आती है मोनोक्रॉपिंग। क्या आती है, मोनोक्रॉपिंग, जो कि एक वर्ष में एक ही फसल लगाते हैं, एक वर्ष में एक ही फसल लगाते हैं तो मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा, जैसे गेहूं और गेहूं हो गया। इसके बाद में आती है मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक वर्ष में एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलें लगाते हैं। इसके बाद में आती है बेटा आगे की ओर, मल्टीपल की अलग अलग होती है, सीक्वेंस क्रॉपिंग जिसकी अपन बात कर चुके हैं, इंटर क्रॉपिंग जिसकी अपन बात कर चुके हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसकी अपन बात कर चुके हैं। अब आता है उपयोग के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग आता है, एक आता है इंटेंसिव जिसकी अपन बात कर चुके हैं, सस्टेनेबल की भी बात कर चुके हैं, इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम होता है जिसमें सारी चीजें अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके अपन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं, फसलें ओनली इंटीग्रेट करते हैं इसमें। अब चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है कृषि प्रणाली क्षेत्र के बारे में बताइएगा। मतलब इसमें क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताना है और फार्मिंग सिस्टम के घटक के बारे में बताना है। तो घटकों के बारे में अपन क्या कर चुके हैं बेटा, पहले ही बात कर चुके हैं। फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इनके कंपोनेंट वगैरह के बारे में, सबके बारे में क्या कर चुके हैं बेटा, चर्चा कर चुके हैं। टिकाऊ खेती की आपको क्या बतानी है, व्याख्या करनी है। टिकाऊ खेती की बात कर चुके हैं कि टिकाऊ खेती क्या है। टिकाऊ खेती के लक्ष्यों की बात कर लेते हैं बेटा। इसका लक्ष्य पहला होता है, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट देखना चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं जो पर्यावरण होता है उसको क्या देखना चाहता है, सुरक्षित देखना चाहता है। ये इकोनॉमिक वाइबिलिटी चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिरता चाहता है, किसानों की आर्थिक स्थिरता चाहता है।
रिसोर्स का कंजर्वेशन चाहता है और कहीं ना कहीं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल रेस्पॉन्सिबल रहे, ऐसे नहीं कि बस मेरे को मेरा देखना, नहीं आगे की आने वाले पीढ़ियों का भी ध्यान रखे। इसके बाद में आता है सॉइल की फर्टिलिटी का मेंटेनेंस रखे और कहीं ना कहीं केमिकल का जो यूज है वो रिडक्ट करे, मतलब कम करे, और बायोडाइवर्सिटी का क्या करे, कहीं ना कहीं कंजर्वेशन करे। तो ये क्या होता है बेटा, ये इसके लक्ष्य होते हैं। बाकी अपन ने बात कर ली थी। अब इसके बाद में आता है एकीकृत प्रणाली को समझाना है और सस्य जलवायु खंड के आधार पर बेटा बात कर चुके हैं, जो अपने एरिड और सेमी एरिड के आधार पर अपन क्या कर चुके हैं, ऊपरी इसकी क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृषि प्रणाली के बारे में बताना है, फार्मिंग सिस्टम और विभिन्न प्रकार के फार्मिंग सिस्टम बताने, इसके बारे में भी डाइवर्सिफाइड वगैरह सब के बारे में अपन क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक वगैरह सब के बारे में क्या कर चुके हैं बेटा, चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। लास्ट क्वेश्चन आता है, वही क्या आ जाती है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आ जाती है, जिसके बारे में भी अपन क्या कर चुके हैं बेटा, चर्चा कर चुके हैं। और ये अपने पेपर सोल्व क्या होता है, यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके साथ में इन नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है अगर आपको पीडीएफ के लिए ऐप की लिंक वगैरह चाहिए। और इसके साथ में ही आपको ये कैसा आपका पेपर सोल्यूशन लगा, इसका भी आपको कमेंट करके जवाब देना है बेटा। इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।